तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है, मानव उत्सर्जन और ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, रक्त परिसंचरण तंत्र, इनसे संबंधित जो अलग अलग एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे आप सेंटर की तैयारी कर रहे हैं, चाहे स्टेट की तैयारी कर रहे हैं, साइंस के जो क्वेश्चन आते हैं, आज हम बात करेंगे दोस्तों एक्सक्रीटरी सिस्टम और जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, मतलब मानव उत्सर्जन और मानव रक्त परिसंचरण से संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं, वो क्वेश्चन आज के वीडियो में हम आपके सामने रखेंगे दोस्तों। अगर आप पहले से इनके जवाब जानते हैं तो कमेंट में आप आंसर टाइप कर सकते हैं दोस्तों। वॉल्यूम आप बता सकते हैं कि वॉल्यूम सही आ रही है या नहीं, कम आ रही है, ज़्यादा आ रही है, तो आप कमेंट कर सकते हैं ताकि वॉल्यूम का किसी प्रकार का कोई इफेक्ट आपके ईयर तक, आपके कानों तक ना पड़े दोस्तों। शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से दोस्तों। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल के प्रेस को नोट कर लें दोस्तों। ये तो हमारी मेहनत है, ये तो आपको सहयोग देना ही पड़ेगा दोस्तों। तो सबसे पहले आज का पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे है दोस्तों आपके सामने। मानव शरीर से अपशिष्ट को बाहर निकालने वाला तंत्र किस नाम से जाना जाता है दोस्तों। तो जो तंत्र मानव शरीर से अपशिष्टों को बाहर निकाल देता है उस तंत्र का नाम क्या है दोस्तों। कंकाल तंत्र, पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र। तो दोस्तों जो मानव शरीर के अंदर वेस्ट होते हैं, जो शरीर के लिए उपयुक्त नहीं होते, जिनको शरीर की आवश्यकता नहीं होती, जिनसे शरीर को ऊर्जा प्राप्त नहीं होती, उनको बाहर निकाल दिया जाता है। उस बाहर को निकालने के लिए जो अंग, जो तंत्र काम करता है, उसका नाम है दोस्तों उत्सर्जन तंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों स्क्रीन पे। किस उत्सर्जन में जल की सर्वाधिक आवश्यकता होती है दोस्तों। तो निम्न में से कौन सा ऐसा उत्सर्जन है जिसमें जल की क्या है, अधिक आवश्यकता होती है। क्या उसको यूरियोटेलिक बोलते हैं दोस्तों, यूरिकोटेलिक बोलते हैं, अमोनोटेलिक बोलते हैं, और क्या गुआनोटेलिक बोलते हैं दोस्तों। तो जल की अधिक आवश्यकता होती है उसको दोस्तों अमोनोटेलिक नाम से जाना जाता है। अमोनोटेलिक बोलते हैं दोस्तों जिनको जल की अधिक आवश्यकता होती है। और दोस्तों ये जो दोनों नाम आए हैं, यूरियोटेलिक और यूरिकोटेलिक, इनमें जल की कम आवश्यकता होती है उत्सर्जन करवाने के लिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे दोस्तों। बिच्छू और मकड़ी में किस प्रकार का उत्सर्जन पाया जाता है दोस्तों। तो बिच्छू और मकड़ी में चारों में से आपको बताना है कि कौन सा उत्सर्जन का प्रकार है बिच्छू और मकड़ी के अंदर। तो बिच्छू और मकड़ी के अंदर दोस्तों जो उत्सर्जन का प्रकार होता है वो होता है गुआनोटेलिक। कौन सा होता है दोस्तों, गुआनोटेलिक होता है दोस्तों। चारों के बारे में मैं थोड़ा सा इंफॉर्मेशन आपको देता हूँ। यूरियोटेलिक दोस्तों वो होते हैं जिनके अंदर नाइट्रोजनीय पदार्थ यूरिया होता है। यूरिकोटेलिक दोस्तों वो होते हैं जिनमें नाइट्रोजनीय पदार्थ यूरिक अम्ल होता है। अमोनोटेलिक वो होते हैं दोस्तों जिनमें नाइट्रोजनीय पदार्थ अमोनिया होता है। और गुआनोटेलिक दोस्तों वो होता है जिनमें नाइट्रोजनीय पदार्थ जो है वो गुआनिन होता है दोस्तों। नेक्स्ट है, पक्षी वर्ग जो नाइट्रोजनीय पदार्थ को यूरिक अम्ल में बदल देते हैं, इसमें किस प्रकार का उत्सर्जन होता है। जो पक्षी वर्ग होते हैं दोस्तों इनमें ये क्षमता होती है, एबिलिटी होती है कि नाइट्रोजनीय पदार्थ को यूरिक अम्ल में बदलकर उत्सर्जन करते हैं। तो पक्षी वर्ग में कौन सा उत्सर्जन पाया जाता है, क्या यूरियोटेलिक होता है, यूरिकोटेलिक होता है, अमोनोटेलिक होता है, या गुआनोटेलिक होता है। तो दोस्तों पक्षी वर्ग के अंदर जो उत्सर्जन का टाइप्स होता है उसको बोलते हैं यूरिकोटेलिक। क्या बोलते हैं दोस्तों, यूरिकोटेलिक। जबकि मानव के अंदर दोस्तों कौन सा होता है, मानव में होता है यूरियोटेलिक। मानव में कौन सा होता है, यूरियोटेलिक होता है, और पक्षी वर्ग में यूरिकोटेलिक होता है, और जो जलीय जीव होते हैं दोस्तों उनमें अमोनोटेलिक होता है। नेक्स्ट है, मानव उत्सर्जन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग किडनी का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है। जो किडनी है उत्सर्जन में सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है दोस्तों किडनी का। किडनी का अध्ययन हम कौन सी शाखा में करते हैं, तो किडनी का अध्ययन करते हैं विज्ञान की नेफ्रोलॉजी शाखा के अंदर। नेक्स्ट है दोस्तों, सामान्य व्यक्ति में मूत्राशय कितनी क्षमता तक मूत्र को स्टोर कर रख सकता है। तो दोस्तों जो हमारा मूत्राशय होता है, मतलब यूरिनरी ब्लेडर जो होता है दोस्तों हमारा, वो यूरिनरी ब्लेडर कितनी कैपेसिटी तक मूत्र जो होता है, यूरिन होता है, उसको स्टोर कर रख सकता है दोस्तों। 200 ml से 300 ml, 200 ml से 500 ml, डायरेक्ट फैक्ट है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। 300 ml से लेकर 500 ml तक जो मूत्राशय होता है वो मूत्र को स्टोर कर रख सकता है। नेक्स्ट है दोस्तों, किडनी का वजन सामान्य व्यक्ति में कितना होता है। तो किडनी का वजन जो है दोस्तों सामान्य व्यक्ति में कितना होता है, ये डायरेक्ट फैक्ट है जो दोस्तों आपको ध्यान रखना है। 140 से 180 ग्राम दोस्तों कितना होता है, 140 से 180 ग्राम के बीच में किडनी में, सामान्य व्यक्ति में किडनी का वजन होता है। नेक्स्ट है दोस्तों, ऑर्थोपोडा जीव में किस प्रकार का उत्सर्जन अंग पाया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों जो ऑर्थोपोडा प्रकार के जीव होते हैं, ऑर्थोपोडा जीव में किस प्रकार का उत्सर्जन होता है दोस्तों। तो इनमें उत्सर्जन करवाने के लिए मेलपीगी नलिका होती है दोस्तों। क्योंकि जीवों के अंदर दोस्तों आपने देखा होगा उत्सर्जन के अलग अलग अंग होते हैं। जैसे हमारा जो मानव है उसमें उत्सर्जन में जो अंग भाग लेता है वो किडनी लेता है, वक लेते हैं, और ऐसे ऑर्थोपोडा जीव के अंदर उत्सर्जन के लिए मेलपीगी नलिकाएं काम आती है। नेक्स्ट है दोस्तों, स्क्रीन पे क्वेश्चन, वक के अंदर नाइट्रोजनीय युक्त अपशिष्ट पदार्थों से सम्मिलित रक्त कौन लाता है। दोस्तों जो हमारी किडनी होती है, इस किडनी के अंदर
नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों से युक्त जो रक्त होता है, किडनी में रक्त लगातार प्रवाहित होता है, लेकिन इसमें रक्त लेके कौन आता है? जो अशुद्ध रक्त होता है। तो वक्र शिरा लेके आती है, वक्र धमनी लेके आती है, अपवाही धमनिका या अभिवाही धमनिका। तो वक्र धमनी जो दोस्तों इसमें क्या लाती है? अपशिष्ट पदार्थों से सम्मिलित रक्त लेके कौन आती है दोस्तों? वक्र धमनी द्वारा लाया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, वक्र नलिका का भाग हेनले लूप जो जल व सोडियम को नियंत्रण में सहायक है। जो लोग दोस्तों वक्र नलिका है उसका एक भाग है हेनले लूप, जो हेनले लूप होता है और उसको आपको आकृति बतानी है कैसी है, जो जल और सोडियम का क्या करते हैं दोस्तों? नियंत्रण करते हैं। एक सेकंड, आप दूसरी स्क्रीन पे आए दोस्तों। हाँ जी दोस्तों, ये रहा। तो आपको बताना ये था कि जो हेनले लूप है उस हेनले लूप की आकृति अंग्रेजी वर्णमाला के किस अक्षर जैसी होती है? तो दोस्तों हेनले लूप की आकृति अंग्रेजी वर्णमाला के यू जैसी होती है। क्वेश्चन समझ में आया दोस्तों? जो वक्र नलिका होता है उसका एक भाग होता है हेनले लूप। हेनले लूप ये होता है दोस्तों हेनले लूप। इस हेनले लूप जो जल और सोडियम को नियंत्रण रखता है, ये हेनले लूप क्या करता है? इसकी जो आकृति आपसे पूछी जा रही है, इसकी आकृति यू जैसी होती है दोस्तों। कैसे जैसी होती है? अंग्रेजी वर्णमाला के यू जैसी होती है। नेक्स्ट है, मानव उत्सर्जन के भागों का सही क्रम कौन सा है दोस्तों? जब हम उत्सर्जन पढ़ते हैं तो मानव के भाग पढ़ते हैं, भाग में उत्सर्जन का सही टाइप्स कौन सा है? तो दोस्तों उत्सर्जन का सही टाइप है ऑप्शन नंबर डी। सबसे पहले किडनी मतलब वक्र के अंदर होता है, उसके बाद मूत्र नलिका, मूत्र नलिका से मूत्राशय, मूत्राशय से मूत्र मार्ग से शरीर से बाहर निकल जाता है दोस्तों। नेक्स्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प का उत्सर्जन कौन करता है दोस्तों? उत्सर्जन में कई अंग भाग लेते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प का उत्सर्जन दोस्तों फेफड़ों के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है, ग्लोमेरुलस किस प्रकार की धमनिकों का जाल या गुच्छा होता है दोस्तों? बोमन संपुट के अंदर एक केशिका गुच्छों का जाल पाया जाता है जिसको ग्लोमेरुलस बोलते हैं दोस्तों। ग्लोमेरुलस से धमनिकों का जाल या गुच्छा होता है, और ये जाल या गुच्छा होता है किसका है दोस्तों? अभिवाही धमनिका का होता है। किसका होता है दोस्तों? जो अभिवाही धमनिका है उसका एक जाल पाया जाता है। जो ग्लोमेरुलस में जाल या गुच्छा होता है वो अभिवाही धमनिका का गुच्छा होता है। नेक्स्ट है दोस्तों, मूत्र का रंग हल्का पीला किस कारण होता है? जो मूत्र है दोस्तों उसका रंग जो पीला और जो हल्का पीला होता है उसका कारण क्या है दोस्तों? तो ये डायरेक्ट इफेक्ट दोस्तों आपको ध्यान रखना है, यूरोक्रोम है। यूरोक्रोम के कारण दोस्तों मूत्र का रंग हल्का पीला होता है। नेक्स्ट है दोस्तों, किडनी में बढ़ने वाली पथरी किसकी बनी होती है दोस्तों? तो दोस्तों किडनी के अंदर जो पथरी बनती है वो किसकी होती है, वो आपको बताना है दोस्तों। किडनी के अंदर पथरी किसकी बनी होती है? तो काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये भी। तो दोस्तों ये बनी होती है कैल्शियम ऑक्सलेट की। किसकी बनी होती है दोस्तों? कैल्शियम ऑक्सलेट की जो है किडनी में बनने वाली पथरी बनी होती है कैल्शियम ऑक्सलेट की। नेक्स्ट है दोस्तों, वक्र द्वारा एक दिन में कितने लीटर रक्त का फिल्टर होता है? तो दोस्तों रक्त द्वारा एक दिन के अंदर 180 लीटर रक्त का क्या होता है? फिल्टर होता है। और दोस्तों प्रति मिनट जो है वो 125 ml रक्त का फिल्टर होता है। जो किडनी होती है, जो वक्र होते हैं, वो 125 ml प्रति मिनट रक्त का फिल्टर करते हैं और एक दिन के अंदर 180 लीटर रक्त का फिल्टर करते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, जब वक्र ठीक से कार्य नहीं करना बंद कर दे, दोस्तों वक्र अगर सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, वक्र ठीक से कार्य करना बंद कर दे, तब रक्त से अपशिष्ट उत्पादों और अतिरिक्त तरल पदार्थों को बाहर निकालने के लिए किस प्रक्रिया को अपनाया जाता है दोस्तों? तो ये प्रक्रिया होती है डायलिसिस प्रक्रिया। डायलिसिस प्रक्रिया के द्वारा जब जो किडनी है हमारी सही तरीके से काम नहीं करती, तो दोस्तों किडनी का मेन काम आपको पता है अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने में सहयोग करती है। अगर ये सही तरीके से काम नहीं कर रहे तो शरीर में अपशिष्ट पदार्थ और रक्त का फिल्टर नहीं होगा, रक्त फिल्टर नहीं होगा अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के लिए। ये जरूरी है शरीर के लिए। तो इसके लिए एक अलग प्रकार की मशीन का उपयोग किया जाता है और जिससे अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकाला जाता है, रक्त का फिल्टर किया जाता है, उसको बोलते हैं डायलिसिस प्रक्रिया। मूत्र का निर्माण कितनी प्रक्रिया से गुजरता है? दोस्तों जो मूत्र का यूरिन का निर्माण होता है वो कितने चरणों में होता है, कितनी प्रक्रिया से गुजरता है? तो मूत्र जो है उसका सही तरीका है, सबसे पहले होता है दोस्तों गुच्छीय निस्पंदन। गुच्छीय निस्पंदन होता है, गुच्छीय निस्पंदन के बाद पुण्य अवशोषण होता है और फिर स्रावण होता है। ये 3 स्टेप से मूत्र का निर्माण होता है दोस्तों। सबसे पहले गुच्छीय निस्पंदन, फिर पुण्य अवशोषण और फिर स्रावण। नेक्स्ट है, नेफ्रॉन द्वारा पुण्य अवशोषण के पश्चात साफ रक्त को अपवाही धमनिका संग्रहित करती है और पुण्य अवशोषण किए जाने वाले कौन से इसमें शामिल नहीं है? दोस्तों नेफ्रॉन जो होती है उसके द्वारा पुण्य अवशोषण किया जाता है। साफ रक्त जो है वो अपवाही धमनिका में स्टोर होता है। जब पुण्य अवशोषण किया जाता है तो कौन से पदार्थ शामिल नहीं होते? तो दोस्तों ग्लूकोज शामिल होता है, अमीनो अम्ल शामिल करते हैं, खनिज लवण शामिल करते हैं, लेकिन पुण्य अवशोषण के समय यूरिया जैसे पदार्थों को हम शामिल नहीं करते हैं। दोस्तों निम्न में से कौन से कथन किडनी के बारे में सही नहीं है?
जो मानव की किडनी है दोस्तों, इसके बारे में कुछ स्टेटमेंट आपके सामने दे रखी है। मैं पूरे स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा। ये 4 स्टेटमेंट है, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा इसमें सही नहीं है। शरीर से लगभग 75 से 80% तरल पदार्थों को बाहर निकालता है किडनी। बिल्कुल दोस्तों, किडनी जो है शरीर से 75 से 80% तरल पदार्थों को बाहर निकाल देती है। वक्र की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई नेफ्रॉन होती है दोस्तों, ये भी ठीक है। अशुद्ध रक्त वक्र धमनी द्वारा लाया जाता है। बिल्कुल, अशुद्ध रक्त कौन लेके आती है दोस्तों? वक्र धमनियां लेके आती है। बोमन संपुट में शाखा अविवाही धमनिकों की कोशिकाओं का एक गुच्छा पाया जाता है और इन गुच्छों को ग्लोमेरुलस कहा जाता है। बिल्कुल दोस्तों, तो ये सारे कथन ही जो वक्र है, किडनी है, उसके बारे में क्या है, सही है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा, 4 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यूरिन के रासायनिक संतन में कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ का कितना प्रतिशत होता है दोस्तों? तो 5% होता है कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ, और 95% क्या होते हैं दोस्तों? जल होता है। 95% क्या होता है? जल होता है, और 5% कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। निम्न में से किस संरचना की आकार, जो संरचना है वो नाशपति के आकार जैसी सफेद पारदर्शी होती है? तो नाशपति के आकार की सफेद पारदर्शी आकृति किसकी होती है दोस्तों? तो ये होती है यूरिनरी ब्लैडर्स की। यूरिनरी ब्लैडर्स है, इसकी आकृति जो है वो नाशपति के आकार जैसी होती है। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्न में से किस में खुला परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता? तो दोस्तों, किसके अंदर खुला परिसंचरण तंत्र नहीं होता है? तो झींगा, मोलस्का, ऑर्थोपोडा, एनलिडा। एनलिडा के अंदर दोस्तों खुला परिसंचरण तंत्र नहीं होता, बंद परिसंचरण तंत्र होता है, जबकि झींगा, मोलस्का, ऑर्थोपोडा इनमें खुला होता है। नेक्स्ट है, मानव में औसतन 5 से 6 लीटर रुधिर पाया जाता है, तो स्त्रियों में कितने प्रतिशत रुधिर कम पाया जाता है? तो स्त्रियों के अंदर 25 से 30% रुधिर क्या होता है? कम होता है दोस्तों। नेक्स्ट है, प्लाज्मा में उपस्थित प्रोटीन प्लाज्मा को गाढ़ापन देते हैं। प्लाज्मा में घुली हुई मुख्य प्रोटीन कौन सी है? तो दोस्तों, प्लाज्मा के अंदर जो मुख्य प्रोटीन होती है वो कौन कौन सी है? तो उसमें फाइब्रिनोजेन भी होता है दोस्तों, उसके अंदर ग्लोब्यूलिन्स भी होता है दोस्तों, उसमें एल्ब्यूमिन्स भी होता है। मतलब सभी इसमें क्या है, सही आंसर होगा। ये सभी प्रोटीन प्लाज्मा में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रुधिर का जो पीएच मान है वो कितना होता है दोस्तों? तो रुधिर का पीएच मान 7.4 होता है। रुधिर का पीएच मान कितना है दोस्तों? 7.4 है। लाल रुधिराणु कोशिका का जीवन काल लगभग कितना होता है दोस्तों? तो लाल रुधिराणु कोशिका है, मतलब आरबीसी है, इसका जीवन काल कितना होता है दोस्तों? लगभग 120 दिन होता है। कठोर परिश्रम के समय एक मजदूर का हृदय कितनी बार धड़कता है दोस्तों? तो कठोर परिश्रम के समय एक मजदूर का हृदय जो है वो 180 बार धड़कता है। वैसे 1 मिनट में दोस्तों कितनी बार धड़कता है हृदय? 72 बार। भ्रूणावस्था में कितनी बार? 1 मिनट में 150 बार, और कठोर परिश्रम करने वाले हैं तो 180 बार। किस जानवर की आरबीसी सबसे बड़ी होती है दोस्तों? तो कौन सा जानवर है जिसकी आरबीसी बड़ी है? तो हाथी की आरबीसी सबसे बड़ी होती है, और कस्तूरी मृग की आरबीसी सबसे छोटी होती है। लाल रक्त कोशिका केंद्रक विहीन होती है। किस जानवर की लाल रक्त कोशिका में केंद्रक पाया जाता है? तो वो बताना है दोस्तों किसकी। वैसे तो आरबीसी के अंदर केंद्रक नहीं होता, ये केंद्रक विहीन होती है, लेकिन कौन सी आरबीसी है, कौन से ऐसे जानवर है जिनकी आरबीसी में दोस्तों केंद्रक मिलता है? तो वो आपको ध्यान रखने दोस्तों, लामा, जिराफ और ऊंट, ये जो 3 हैं इनकी आरबीसी में केंद्रक आपको मिलेगा, लामा, जिराफ और ऊंट के अंदर। नेक्स्ट है दोस्तों, श्वेत रक्त कोशिका को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों, श्वेत रक्त कोशिका को ल्यूकोसाइट के नाम से जानते हैं। श्वेत रक्त कोशिकाएं WBC ल्यूकोसाइट है, RBC एरिथ्रोसाइट है, और प्लेटलेट्स दोस्तों थ्रोम्बोसाइट है। नेक्स्ट है दोस्तों, रक्त में संख्या की दृष्टि से सबसे अधिक पाए जाने वाली रक्त कोशिका कौन सी है? तो दोस्तों, रक्त में संख्या की दृष्टि से सबसे अधिक पाई जाने वाली रक्त कोशिका है, उसका नाम है न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल दोस्तों रक्त कोशिका में सबसे अधिक पाई जाती है। नेक्स्ट है, मानव शरीर की कौन सी कोशिका भक्षण कोशिका है? तो भक्षण कोशिका कौन कौन सी है दोस्तों? मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल मानव की भक्षण कोशिका में शामिल है, मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल। नेक्स्ट है दोस्तों, रक्त में बिंबाणुओं की संख्या लगभग कितनी होती है दोस्तों? तो रक्त में जो बिंबाणु हैं, प्लेटलेट्स है, इनकी संख्या 1,50,000 से 3,50,000 तक होती है दोस्तों। नेक्स्ट है, निम्न में से किस समूह में कोई प्रतिजन नहीं होता दोस्तों? किसके अंदर कोई प्रतिजन नहीं होता? तो ओ के अंदर कोई प्रतिजन नहीं होता दोस्तों, और AB में कोई प्रतिरक्षी नहीं होता है। नेक्स्ट है दोस्तों, आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, आरबीसी का कब्रिस्तान जो है वो प्लिया को कहा जाता है, जबकि आरबीसी का निर्माण जो है वो लाल अस्थि मज्जा में होता है। नेक्स्ट है दोस्तों, एबियो समूह की खोज किसने की थी दोस्तों? तो एबियो समूह की खोज जो है दोस्तों कार्ल लैंडस्टीनर अकेले ने की थी, कार्ल लैंडस्टीनर। जो दोस्तों विनर और कार्ल लैंडस्टीनर है, उन्होंने RH फैक्टर की खोज की थी। ये दोनों में कंफ्यूजन आपको नहीं होना है।
नेक्स्ट है दोस्तों, हृदय में 4 कक्षक होते हैं, ऊपरी 2 छोटे कक्षक को क्या कहते हैं? तो ऊपर के दोस्तों दो छोटे कक्षक होते हैं उनको आलिंद कहते हैं, और नीचे के 2 बड़े कक्षक होते हैं उनको निलय कहा जाता है। सामान्य व्यक्ति के रक्त में रक्तदाब कितना होता है दोस्तों? तो सामान्य व्यक्ति के रक्त में रक्तदाब जो है वो 120 से 80 mmHg होता है। दोस्तों 120 क्या है? 120 का नाम होता है सिस्टोलिक, सिस्टोलिक बोलते हैं दोस्तों इसको, और जो 80 है दोस्तों इसको बोलते हैं डायसिस्टोलिक, डायसिस्टोलिक, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्न में से रक्तवाहिकाओं में कौन सा अंतर सही नहीं है? जो रक्तवाहिकाएं हैं इनमें कौन सा अंतर सही नहीं है वो आपको बताना है। पूरी स्क्रीन पे क्वेश्चन करते हैं। धमनी में ऑक्सीजन युक्त रक्त तथा शिरा में वी ऑक्सीजन युक्त रक्त बहता है। बिल्कुल सही है दोस्तों, धमनी के अंदर ऑक्सीजन युक्त रक्त आता है और शिरा में वी ऑक्सीजन युक्त रक्त बहता है। सही है। धमनी हृदय से रक्त को आगे पहुंचाती है, बिल्कुल, तथा शिरा हृदय की ओर रक्त लाती है, ये भी सही है। फुफ्फुस धमनी में अशुद्ध रक्त होता है और फुफ्फुस शिरा में शुद्ध रक्त होता है, बिल्कुल सही है दोस्तों। तो इसमें कोई भी गलत नहीं है, सभी कथन क्या है दोस्तों? सही है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट है दोस्तों, विश्व में कौन से ग्रुप के व्यक्तियों की संख्या सबसे अधिक है दोस्तों? तो विश्व के अंदर O+ ग्रुप के व्यक्तियों की संख्या सबसे अधिक है, और कितनी है दोस्तों? 38% है। और सबसे कम कौन से हैं? AB नेगेटिव है दोस्तों। कौन सा ग्रुप सभी को अपना रक्तदान कर सकता है? यूनिवर्सल डोनर कौन सा है दोस्तों? O नेगेटिव यूनिवर्सल डोनर होता है, और AB+ जो दोस्तों होता है वो होता है यूनिवर्सल रिसीवर। यदि राम का रक्त ग्रुप O+ है तो वह किसे रक्तदान कर सकता है दोस्तों? तो प्लस वाला जो होता है दोस्तों, प्लस वाला जो व्यक्ति होता है वो किसको दान कर सकता है? वो प्लस वाले को ही दान कर सकता है दोस्तों। तो सभी प्लस वालों को, ओ यूनिवर्सल डोनर है तो A+ वाले को भी करेगा, B+ वाले को भी करेगा, AB+ वाले को भी करेगा, और O+ वाले को भी करेगा दोस्तों। नेक्स्ट है, मान लो कि आपका रक्त ग्रुप AB नेगेटिव है और आपने टीवी पर देखा कि एक अस्पताल में एक रोगी रक्त की कमी के कारण अंतिम सांस ले रहा है। आप उसे रक्त देने पहुंचे जिसका रक्त ग्रुप AB नेगेटिव है, क्या आप उसे रक्त दे पाएंगे? तो हम इस बात से सहमत नहीं है, हमें लगता है कि उसने जाकर समय गायब किया है, खराब किया है, रोगी मर गया, हम इस बात से सहमत हैं। तो दोस्तों अगर आपका ग्रुप, यहाँ बात को समझें, अगर दोस्तों आपका ग्रुप जो है AB नेगेटिव है और रोगी का ग्रुप भी AB नेगेटिव है तो आप आसानी से उसको रक्त दे पाएंगे, मतलब इस बात से हम सहमत हैं। 1 यूनिट रक्त का मान कितना होता है दोस्तों? तो 1 यूनिट रक्त का मान होता है 450 ml। नेक्स्ट है, प्रति वर्ष कितने यूनिट ब्लड भारत में इसकी आवश्यकता होती है? 4 लाख यूनिट ब्लड की आवश्यकता होती है दोस्तों। 4 लाख ब्लड ही भारत में उपलब्ध होता है, जबकि आवश्यकता कितनी होती है? 4 करोड़ यूनिट की होती है। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्न में से लसिका के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? लसिका, तो लसिका में पाई जाने वाली कणिकाएं लिम्फोसाइट कहलाती है, बिल्कुल दोस्तों। लसिका उत्तक से हृदय की ओर केवल एक ही दिशा में बहता है, ये भी सही है। लसिका एक प्रकार का द्रव्य है जिसकी रचना लगभग रक्त प्लाज्मा जैसी होती है, जिसमें पौष्टिक पदार्थ, ऑक्सीजन तथा कई अन्य पदार्थ भी पाए जाते हैं। तो दोस्तों मनुष्य में लसिका छन्ने का कार्य करती है। लसिका के बारे में चारों फैक्ट इंपॉर्टेंट है और चारों ही सही है। तो लसिका में पाई जाने वाली कणिकाएं लिम्फोसाइट होती है। लसिका उत्तक से हृदय की ओर केवल एक ही दिशा में बहता है। लसिका एक प्रकार का द्रव्य है जिसकी रचना लगभग रक्त प्लाज्मा जैसी होती है, जिसमें पौष्टिक पदार्थ, ऑक्सीजन तथा कई अन्य पदार्थ भी पाए जाते हैं। मनुष्य के शरीर में लसिका छन्ने का कार्य करती है दोस्तों। तो ये सभी कथन लसिका के बारे में क्या है दोस्तों? सही है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 48 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास में। हाँ दोस्तों, सामान्य अवस्था में मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। हृदय की धड़कन को नियंत्रित कौन कर सकते हैं दोस्तों? तो हृदय की धड़कन को नियंत्रित कर सकता है थायरोक्सिन और रेनिन हार्मोन। थायरोक्सिन और रेनिन हार्मोन है वो हृदय की धड़कन को नियंत्रण कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन हृदय की गति को बढ़ा देता है दोस्तों? तो दोस्तों जो अम्लीयता होती है, जो पदार्थ अम्लीय प्रकृति के होते हैं वो हृदय की धड़कन को बढ़ा देते हैं, और क्षारीयता जो है वो हृदय की धड़कन को दोस्तों क्या करते हैं? कम कर देते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों 50 नंबर क्वेश्चन, यदि RH पॉजिटिव का रक्त RH नेगेटिव वाले व्यक्ति को दिया जाए तो प्रथम बार कम मात्रा होने पर कम प्रभाव पड़ता है, लेकिन दूसरी बार इसी प्रकार रक्तदान के कारण किसकी मृत्यु हो जाती है? दोस्तों अगर RH पॉजिटिव वाला कोई व्यक्ति है, उसको RH नेगेटिव वाले व्यक्ति, RH पॉजिटिव वाला RH नेगेटिव वाले को रक्तदान करता है तो पहली बार कोई फर्क नहीं पड़ता, कम प्रभाव पड़ता है, लेकिन दूसरी बार अगर ऐसा होता है तो RH नेगेटिव वाले व्यक्ति की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है दोस्तों। तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने आपके सामने साइंस के जो 2 महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, एक है
मानव उत्सर्जन एक्सक्रीटरी सिस्टम और एक है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। मतलब दोस्तों ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, रक्त परिसंचरण तंत्र, इसके जो महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन थे जो आने वाली भर्ती परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होंगे, चाहे आप सेंटर की तैयारी कर रहे हैं चाहे स्टेट की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों लगातार हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल के प्रेस को नोट कर लें ताकि यहाँ से जब भी वीडियो अपलोड हो तो आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए। दोस्तों लाइक करते रहें, दोस्तों को शेयर करते रहें, क्योंकि आप जितना हमारा शो करेंगे उतने अच्छे लेवल के क्वेश्चन आपको इस यूट्यूब चैनल पर दोस्तों मिलते रहेंगे। लगातार हम आपके लिए मेहनत करते रहेंगे। थैंक यू दोस्तों, कल मिलते हैं फिर न्यू वीडियो के साथ।